लोकसभा नेता राहुल गांधी द्वारा एक ओबीसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए कटाक्ष के बारे में पूछे जाने पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, सवाल यह है कि कांग्रेस को ओबीसी मंच आयोजित करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही, उन्होंने कई राज्यों पर राज किया, तब उन्हें ओबीसी समुदाय की याद नहीं आई। अब जब 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम ओबीसी समाज को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग इसे शोबिस कह रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सभी को मुख्यधारा में लाना है। देखिए, प्रश्न उठता है कि कांग्रेस को ये ओबीसी सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। 70 साल कांग्रेस देश में शासन में रही, सभी राज्यों में कांग्रेस का शासन था, तब कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को ओबीसी समाज का ध्यान नहीं आया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में हम ओबीसी समाज को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग अब सम्मेलन करके और आरोप लगाते हैं कि ये शोबाजी है। शोबाजी जिनका काम है वो कर रहे हैं। हमारा काम, हमारी सरकार का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जन तक सुविधाएं पहुंचाना है और सभी लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लेकर के आना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सैनिक अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सेवा दे रहे हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% आरक्षण दिया जाएगा। ये निर्णय हमारे वीर जवानों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत का पराक्रम देखा होगा, जहां हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को महज 22 मिनट में नष्ट कर दिया। भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था, तुर्की, चीन और अन्य देशों से पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा था, फिर भी हमारी वीर सेना ने अपने अद्भुत साहस और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये भारत की सैन्य शक्ति, संकल्प और आत्मबल का प्रतीक है, जो दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है। ये सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, जैसे कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित हो रहा है। एक और सरकार के स्तर पर यह प्रयास, उन्हें अधिक से अधिक सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। बहनों और भाइयों, हमें ध्यान रखना होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सदैव बलिदान मांगती है। हमें हर हाल में, हर कीमत पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना होगा। आज अगर हम चैन से सो पाते हैं, समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, विकास के इन नए नए आयामों का लाभ ले पाते हैं, आधुनिक सुविधाओं से अगर हम लोग आज के दिन पर लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो इसका कारण है क्योंकि भारत के वीर जवान भारत की सीमा में सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान के कारण हम देश के अंदर प्रगति के इस लाभ को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। एक तरफ बढ़ता हुआ भारत, एक नई ताकत के रूप में उभरता हुआ भारत, नए अपने शौर्य और पराक्रम के लिए देश और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनाने वाला भारत। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत के शौर्य और पराक्रम को देखा होगा। आपने देखा होगा जिस पाकिस्तान ने और उसके प्रेरित आतंकवाद ने पुलवामा में निर्दोष तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था, उन्होंने 22 ऐसे जवानों को, ऐसे तीर्थ यात्रियों को अपना शिकार बनाया था।
उस पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान की आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये बहादुर सैनिकों के नाते और इसलिए यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव हर भारत का दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आज राज्य के दौरे पर गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जननायक और विपक्ष के नेता राहुल जी और सभी वरिष्ठ नेता इसका उद्घाटन करने के लिए यहां उपस्थित रहेंगे। 3 दिनों में प्रशिक्षित शहर और जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वहां की तालुका समितियों को मजबूत करेंगे। राहुल जी इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर और संगठन को मजबूत करते हुए जनता के अधिकारों के लिए लड़े। गांधी सरदार की पुण्यभूमि गुजरात और इस गुजरात में चरोतर की धरती पे आणंद में जो सरदार साहब की कर्मभूमि जन्मभूमि रही, वहाँ पे 3 दिन की कांग्रेस पक्ष की तालीम शिविर है। इस तालीम शिविर में जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष को तालीम दी जाएगी और इसका उद्घाटन के लिए, इसको तालीम शिविर को खुली रखने के लिए कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जन योद्धा विपक्ष के नेता सम्मानीय राहुल जी, हमारे संगठन महासचिव प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी, गुजरात कांग्रेस के संगठन प्रभारी और वरिष्ठ महासचिव मुकुल वास्तिक जी, हमारे अध्यक्ष अमित चावड़ा जी, विपक्ष के नेता कांग्रेस पक्ष के नेता डॉक्टर तुषार चौधरी जी सहित सभी वरिष्ठ नेता इस तालीम शिविर के अंदर रहेंगे और ये खुली मुकेंगे। ये 3 दिन की तालीम शिविर का संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस पक्ष की ओर से शुरू किया गया है, गुजरात इसका पायलट प्रोजेक्ट है। तो सभी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को तालीमबद्ध किया जाए, ये राहुल जी की सोच थी और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जब भी नए जो हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है, इसको 3 दिन में तालीमबद्ध किया जाएगा। इसमें कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट, मंडल, सेक्टर से लेके सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया के साथ किस तरह का व्यवहार करना, गो टू द पीपल कैसे करने का और संगठन को मजबूती के लिए कांग्रेस की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हर चीज को देख के, छोटी छोटी चीज को, पंचायती राज से लेके सभी बात को लेके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं मानता हूं ये पूरी व्यवस्था में ये 3 दिन में तालीमबद्ध हुए शहर जिला के अध्यक्ष अपने इलाके में जाएंगे, अपने शहर अध्यक्ष में जाएंगे और शहर के वहां जाके, जिला में जाके वहां की तालुका समिति को मजबूत करेंगे। और जब तक कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा, इसी माध्यम से जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी, जो राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और राहुल जी इस बाबत में बहुत प्रतिबद्ध है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से प्रतिबद्ध होकर संगठन की मजबूती से जनता को न्याय अधिकार की लड़ाई लड़े। और इसी बात को लेकर ये 3 दिन की शिविर है। मैं मानता हूँ ये तालीम शिविर की वजह से एक नए उत्साह और प्रेरणा मिलेगी और ये तालीमबद्ध हमारे जो जिला शहर के अध्यक्ष अपने इलाके में जाके लोगों को आगे लड़ाई जो लड़नी है इसके लिए प्रतिबद्ध होंगे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी को पहले देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने आज तक एक दिन भी ईमानदारी से कोई काम नहीं किया है। वो केवल करदाताओं के पैसे पर जीवन बिता रहे हैं, बड़े बंगले में रहते हैं और आराम की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पहले देश के लिए योगदान देना चाहिए, देश और उसके लोगों के बारे में सकारात्मक बोलना चाहिए। जब वो कुछ सार्थक करेंगे तभी जनता तय करेगी कि वो किस दर्जे के नेता हैं। अंबेडकर बनने की बात तो दूर है। अभी शुरू हो गया है कि राहुल गांधी अंबेडकर जी हैं। देखिए, पहले तो राहुल गांधी देश के लिए कुछ करें। जीवन में उन्होंने एक भी दिन कुछ काम नहीं किया है, बस
टैक्स पेयर के पैसों से जी रहे हैं, बड़े मकान में जीते हैं, एक भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। पहले लोगों के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ अच्छा सोचे, देश के लिए कुछ अच्छा बोले, उसके बाद हम तय करेंगे, लोग तय करेंगे कि वो क्या है, एक बेवकूफ इंसान है या झूठ बोलने वाले राजनीतिक हैं, क्या है वो लोग तय करेंगे ना। ये अपने आप क्यों बैठ के सुबह उठ के 3 चमचों के साथ मैं ये हूं वो हूं कहलवाना चाहते हैं। कारगिल विजय दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कारगिल विजय दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जो भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को दर्शाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को हराया था। 60 दिनों तक लड़ा गया वो युद्ध आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। हमारे जवानों ने उन पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया जिन्हें पहाड़ों से युद्ध लड़ने का फायदा मिला था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति फिर कभी ना आए, लेकिन साथ ही हमारे सशस्त्र बल ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। कारगिल दिवस भारत का गौरवशाली इतिहास का एक अमिट दिवस है, जब वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पाकिस्तान को पराजित किया था, वो 60 दिन का चलने वाला युद्ध लोगों के दिमाग में आज भी वो टीवी के चित्र हैं। जब ऊपर चट्टान पे ऊंची चोटी पे दुश्मन थे, हमारे जवान नीचे थे और एक एक करके सारी चोटी को फतेह करते हुए जिस प्रकार जिस बहादुर से जवानों ने अपने न केवल उस शौर्य का पराक्रम का परचम फहराया बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने का और पाकिस्तान को भागते हुए अपने सैनिकों को भी छोड़ करके उसकी नापाक हरकत को भी देखा और उसकी भावना को भी देखा। हम सब कारगिल दिवस के अवसर पर परमात्मा से कामना करते हैं कि कभी दोबारा ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन सेना ने हमारा जो मनोबल बढ़ाया है, सेना ने जो साहस और अपने परचम लहराया है वीरता का, हम सबको गर्व है कि भारतीय सेना सदैव सभी चुनौतियों का इसी प्रकार से सामना करने में समर्थ है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानूनी तौर पर भले ही ओबीसी हों, लेकिन जन्म से वो ओबीसी नहीं है। जब वे मुख्यमंत्री बने और ओबीसी सूची के विस्तार की बात हुई, तब अपनी जाति को उसमें शामिल कराया। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा थी। उन्होंने कहा, एक कहावत है, सौतेली माँ सगी माँ जैसा प्रेम नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री का ओबीसी प्रेम भी दिखावटी है, वास्तविक नहीं। असली ओबीसी समाज को अब इस बात को समझना होगा और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना होगा। भूपेंद्र प्रधान जी को पहले ये बतला दूं बहुत विनम्रता से, प्रधानमंत्री जी लीगली कन्वर्टेड ओबीसी हैं। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लीगली कन्वर्टेड ओबीसी मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो इंक्लूजन हुआ ओबीसी में कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री जी अपनी जो जिस वो कास्ट से आते हैं उसको उन्होंने शामिल कराया। तो बाई बर्थ वो ओबीसी नहीं है, इसलिए मैंने कहा लीगली कन्वर्टेड ओबीसी हैं। तो एक दर्द होता है। तो और एक बात मैं बताऊं, ये कहावत है, सौतेली माँ में ओरिजिनल माँ का वो प्रेम चीजें नहीं आती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता। दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की जनहित याचिका पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सोमवार को सुनवाई है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन उनका प्रदूषण स्तर बहुत कम है क्योंकि वो चली कम है। बहुत सारी नई गाड़ियां भी हैं जिनकी उम्र कम है लेकिन चली ज्यादा है। हमारा मानना है कि प्रदूषण का पैमाना गाड़ी की उम्र से नहीं बल्कि चलने से तय होना चाहिए। ऐसी सारी बातें हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी हैं, बदली परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी है। मंडे को हमारा इसकी लिस्टिंग है, केस हियरिंग पे आएगा। हमने दिल्ली के अंदर जो बदली परिस्थितियां हैं 2018 के बाद की, किस तरह से टेक्नोलॉजी में अंतर आया है, बाहर स्टेज 4 बाहर स्टेज 6 का अंतर क्या है, और रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आके जो इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनके चलते हम गुड डेज दिल्ली में देने में कामयाब हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी एज ज्यादा है लेकिन वो उनका पोल्यूशन लेवल जो है बहुत कम है क्योंकि वो चली कम है। और बहुत सारी नई गाड़ियां भी हैं
जिनकी गाड़ियों की एज कम है लेकिन चली जाती हैं, तो हमारा मानना है कि पोल्यूशन का पैमाना गाड़ी की उम्र से नहीं बल्कि गाड़ी के चलने से तय होना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी पिटीशन में रखी हैं और जो परिस्थितियां बदली हैं उसकी भी जानकारी दी है। मंडे को लिस्टिंग है और मंडे के लिए हियरिंग है। अब देखते हैं आगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या करती है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण कराना एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इरादा बिल्कुल साफ है, वो सामाजिक न्याय और बराबरी में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी ने हमेशा वंचितों, पिछड़ों और ओबीसी वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। यदि ओबीसी समुदाय उनके साथ एकजुट होकर खड़ा होता है और उनका अनुसरण करता है तो राहुल गांधी निश्चित रूप से उनके लिए एक नए अंबेडकर साबित हो सकते हैं। ये समय सामाजिक न्याय को मजबूत करने का है और राहुल गांधी इसके सच्चे नेता हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से स्वीकारोक्ति क्या कहती है कि इरादा नेक है। राहुल गांधी जी इरादा नेक है, यह कुछ करके भी दिखाया है। तेलंगाना में जिस तरह से कास्ट सर्वे कराया है और समाज में जितनी जातियां हैं उनका हिस्सेदारी कारपोरेट में, ठेकेदारी में, इन्वेस्टमेंट में, नौकरी में, शिक्षा में सब निकल के आया है। तो क्या कहता है, इरादा है कुछ सामाजिक न्याय करने का। तो ओबीसी अगर साथ देती हैं और राहुल गांधी जी के सुझाव पर चलती हैं कि वो जो उनका भला करे उनका साथ दें, तो राहुल गांधी जी निश्चित तौर से सेकंड अम्बेडकर ओबीसी के लिए होंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कारगिल विजय दिवस हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, उनके शौर्य की गाथा का प्रतीक है, जिन्होंने अपना जीवन, अपने परिवार, किसी की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इतिहास रचा। ऑपरेशन सिंदूर ने भी साबित कर दिया कि ये नया भारत है और आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के निर्णायक कार्रवाई करता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। वीर जवानों के अदम्य साहस उनके शौर्य की गाथा का प्रतीक है, जिन्होंने अपना जीवन, अपने परिवार, किसी की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए इतिहास रचा। ऑपरेशन सिंदूर ने भी साबित कर दिया कि ये नया भारत है, आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के निर्णायक कार्रवाई करता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। कारगिल विजय दिवस सदियों तक भारत की विजय की गाथा, प्रेरणादायक गाथा, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई को जीतने की गाथा, और ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर सैनिकों का शौर्य और हमारी मारक क्षमता कि पाकिस्तान का कोई भी कोना हो वो भारत के अब निशाने पर है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देश ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवादियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी और भारत हमेशा अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है, तैयार रहेगा। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिया। भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की हमेशा सलूट करती है, उन्हें सलाम करती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार 99.8% मतदाताओं का पंजीकरण पूरा हो चुका है। जो नाम छूटे हैं वे या तो मृतक हैं या 2 स्थानों पर एक ही व्यक्ति का पंजीकरण पाया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, न कि किसी को वंचित करना। त्यागी ने विपक्ष से अपील की कि वे भ्रम फैलाने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हर मतदाता का नाम सूची में रहे, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का है। 99.8% रजिस्टर्ड हो चुके हैं मतदाता चुनाव आयोग के मुताबिक। जो छूट गए हैं या तो मृत हैं या 2 जगहों पर उनका पंजीकरण है।
लिहाजा विपक्ष को अब सकारात्मक रुख अपना करके चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।